हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैस्केडिंग लाइफ। तो फंडामेंटल राइट की सीरीज़ में आज ये आखिरी वीडियो होगा। इससे पहले मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, जो कि दिया हुआ आर्टिकल 29 और 30 में। आर्टिकल 29 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। ये कहता है कि this provides all citizen groups that reside in India having a distinct culture, language and script have right to conserve their culture, language and script. This right is absolute and there are no reasonable restrictions in the interest of the general public. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है जो ग्रुप ऑफ सिटीजन हमारे कंट्री में रहते हैं जिनका एक डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज या स्क्रिप्ट है, उन्हें ये राइट है कि वो इसको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट राइट है। ऐसा क्या मतलब है कि जैसे हमने पिछले राइट्स पढ़े थे उनमें हर राइट में कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, जैसे पब्लिक हेल्थ है या मोरल है या पब्लिक ऑर्डर है। इस टाइप में कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, पर इस राइट में ऐसा कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और जो एक और बात ध्यान रखने वाली, ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए, मतलब फॉरनर्स को ये राइट नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट राइट की तरफ। नेक्स्ट हमारा राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका क्या मतलब है, जो भी हमारे कंट्री में रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उन्हें ये राइट है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं और उन्हें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया है या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ये एक रिलीजियस माइनॉरिटी द्वारा एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी है। हालांकि फंडिंग इसे गवर्नमेंट करती है, पर जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस्लामिक ग्रुप द्वारा किया जाता है, मतलब। ठीक है, ये बेसिकली एक रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारा आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो लिखा हुआ आर्टिकल 32 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इस राइट को कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? अब मान लो आपका फंडामेंटल राइट्स तो है, लेकिन अगर वो इन्फोर्स नहीं हो रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने मान लो अब प्रेस बैन कर दिया, या आपको आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उस पर गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो आप किसके पास जाओगे, क्या करोगे? तो उस केस में ये आर्टिकल यूज़ होता है। इसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपके कोई भी राइट्स आपसे लिए जाते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो इस आर्टिकल के अंदर, और ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन। ठीक है, आर्टिकल 32। इसके अलावा आर्टिकल 32 पार्लियामेंट को ये भी एम्पावर करता है कि पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी और कोर्ट को ये अधिकार दे सकता है कि वो रिट इशू करे। अब रिट्स क्या होते हैं? जब भी आप आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करेगी। ये 5 टाइप्स के होते हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। ध्यान रखना, ये जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है आर्टिकल 32, ये हाई कोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट के पास ऑलरेडी पावर है अंडर आर्टिकल 226 टू इशू रिट्स। ठीक है, लेकिन जो हाई कोर्ट का जो पावर है ये फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये लीगल राइट है एक आपका कि आप आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। और ये जो रिट्स का कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश लॉ से लिया गया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, वहाँ पे इसे प्रियोरिगेटिव रिट्स कहते हैं। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स की। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स। पहला है हेबियस कॉर्पस, दूसरा है सर्सोरियाई या सोक्रेटोरियाई भी कहते हैं कई बार, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है मैंडेमस और पांचवा है क्यू वारंटो। ये बेसिकली ग्रीक वर्ड्स हैं और वहीं से लिए गए हैं और ये अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। तो अब एक एक इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। सबसे पहला है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ये तब इशू किया जाता है जब गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी इंसान को इनलीगली डिटेन करता है, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रेट इशू कर सकती है उस गवर्नमेंट एजेंसी के खिलाफ या उस प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो हेबियस कॉर्पस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी इशू हो सकता है। सेकेंड हमारा सर्सोरियाई या फिर सर्टोरियाई, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसका लिटिल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड या फिर टू बी इन्फॉर्म्ड। ये इशू किया जाता है हायर कोर्ट के थ्रू लोअर कोर्ट को। किस केस में? जब वो ओवर जुडिक्शन करते हैं या कोई ऐसा केस लेते हैं जहाँ पर इनका लैक ऑफ जुडिक्शन है। ठीक है, इट नॉट ओनली प्रिवेंट्स बट ऑल्सो क्योर्स फॉर मिस्टेक्स इन जुडिशरी। इसका क्या मतलब है? अब सपोज कोई केस आया लोअर कोर्ट के पास, अब वो जो केस है वो उसके अधिकार का है ही नहीं, पर फिर भी उसने उस केस को ले लिया, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? वो केस उससे लेकर अपने पास ट्रांसफर कर लेगी।
तो इस तरह से क्या, ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, मतलब जुडिशियली मिस्टेक होने से पहले ही रोक लिया गया। अब दूसरा केस क्या बनता है कि मान लो लोअर कोर्ट ने कोई केस लिया और उसने डिसीजन दे दिया, पर वो असल में वो केस उनके अंडर जुडिशन में था ही नहीं लोअर कोर्ट्स के, तो उस केस में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्वैश कर सकती है। तो ये क्या हुआ, ये क्यूरेटिव हुआ कि उन्होंने उनकी गलती को ठीक किया, इसलिए ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। जो नेक्स्ट टाइप की हम वो पढ़ेंगे रिट प्रोहिबिशन, वो केवल क्यूरेटिव है, वो प्रिवेंटिव नहीं है, ठीक है। अब ये प्रोहिबिशन, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की रिट जो है प्रोहिबिशन, इसका लिटिल मीनिंग होता है टू फॉरबिड। इसमें भी सेम चीज़ है कि हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट को इशू करती है तब जब वो ओवर जुडिशन में कोई केस ले लेता है, ठीक है। ये क्यूरेटिव नहीं, ये केवल प्रिवेंटिव है, ठीक है। मतलब पहले डिसीजन देने से पहले ही हायर कोर्ट उन लोअर कोर्ट से वो केस अपने पास ले लेती है या क्वैश कर देती है पहले ही, डिसीजन देने से पहले ही। और ये जो रिट है ये केवल जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल बॉडी को ही इशू किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को इशू नहीं किया जाता है, जबकि जो सरसोरिया है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को भी इशू किया जा सकता है। अब आते हैं मैंडामस, नेक्स्ट रिट है, इसका लिटिल मीनिंग होता है वी कमांड। ये क्या होता है, ये कोर्ट्स जो है हमारी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को इशू कर सकती है जब उन्हें, या गवर्नमेंट ऑफिसर को इशू कर सकती है जब उन्हें लगता है कि वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं, ठीक है। बट इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। जैसे अगर मैं अपना काम ढंग से नहीं कर रहा हूँ तो कोर्ट मुझे ये इशू नहीं कर सकती, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिट की तरफ, ये जो कि है क्यू वारंटो, ये फिफ्थ रिट है और आखिरी रिट है। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये तब इशू किया जाता है कोर्ट द्वारा जब कोर्ट को लगता है कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है, तब ये रिट कोर्ट द्वारा इशू किया जाता है। तो ये थी हमारी 5 टाइप के रिट्स। अब हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं जो कि रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड कब हो सकता है, क्या ये एब्सोल्यूट है, मतलब क्या ये हमेशा रहेंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है, फंडामेंटल राइट सस्पेंड भी हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल है नेशनल इमरजेंसी। जब भी हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है आर्टिकल 358 में। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा आर्टिकल 358 359 में क्या है, तो ये जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 358 में क्या है, आर्टिकल 359 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है। तो वो हम इमरजेंसी के टॉपिक में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होता है कब? नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। और फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, या फाइनेंशियल इमरजेंसी, उस केस में ये सस्पेंड नहीं होते हैं। और एक और पॉइंट ध्यान रखना कि जो हमारे आर्टिकल 20 में हो 21 में है, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं, ठीक है। वो कभी भी सस्पेंड नहीं होते, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंट रूल हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 में क्या था ये आप कमेंट करेंगे, और आर्टिकल 21 में क्या था, ये था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 20 में क्या था वो आप कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें तीन आर्टिकल और डिस्कस कर रखे हैं मैंने। बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स है वो स्टार्ट होता है आर्टिकल नंबर 12 से और खत्म होता है आर्टिकल 35 से। तो जो राइट्स है वो तो हमारे 14 से 32 तक ही है। 12 में डेफिनेशन है स्टेट की, 13 में है जुडिशियल रिव्यू के रिगार्डिंग बात और लॉ को डिफाइन किया गया है। तो इसलिए आर्टिकल 33 डील करता है पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म फोर्सेस। इसका क्या मतलब है? जैसे हमारी कंट्री का आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, उनकी फंडामेंटल राइट्स बाकी लोगों से कम होती है। जैसे वो यूनियन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, या उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी बाकी लोगों के पास होती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उनमें डिसिप्लिन मेंटेन रहे, ठीक है। पर इसके रिगार्डिंग जो लॉज बनाने होते हैं वो अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है। स्टेट इसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं बना सकता है। अब आर्टिकल 34 क्या आता है? आर्टिकल 34 कहता है कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ पे जो है सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ये लिखा आर्टिकल 34 में। तो आर्टिकल 34 डील करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ मार्शल लॉ। मार्शल लॉ की डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना कि मार्शल लॉ हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन के बाद आ जाता है। आर्टिकल 35 कहता है कि पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज रिलेटेड टू एफआर। मतलब एफआर में शॉर्ट मिलता है फंडामेंटल राइट्स को, कि मतलब फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो भी लॉज बनेंगे वो पार्लियामेंट ही बनाएगी, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 35। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन कौन से ऐसे राइट्स है जो केवल सिटीजन के अवेलेबल है और कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो सिटीजन और फॉरेनर दोनों के अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पे
लिस्ट कर दिया है वो राइट्स जो केवल और केवल सिटीजन्स के अवेलेबल है। इसके अलावा जो बाकी राइट्स है वो दोनों के अवेलेबल है, सिटीजन को भी फॉरनर्स को भी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं राइट्स को। सबसे पहले आर्टिकल 15 जो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये राइट केवल इंडियन शेड्यूल को अवेलेबल है। इसमें कॉमननेस लगा सकते हो कि भाई ये राइट हमें ही क्यों दिया गया है, कि अब अगर पाकिस्तान में कोई इंसान आता है कहता है कि भाई मुझे भी इक्वालिटी चाहिए, तो हम उसे इक्वालिटी थोड़ा देंगे। चाइना का इंसान आता है उसे हम थोड़ा देंगे इक्वालिटी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इस यहाँ पे भी सोच सकते हो कि पाकिस्तान का आदमी कहे कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है, तो वो तो हमारे कंट्री के लिए हार्मफुल है, इसलिए ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए है। पर ध्यान रखिए जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी, वो इंडियन के लिए भी है, फॉरनर्स के लिए भी, लेकिन 15 और 16 केवल इंडियन के लिए है। अब नेक्स्ट आता है जो आर्टिकल 19 है, जिसमें 6 राइट्स हमने पढ़े थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। इस जो 6 राइट्स थे वो भी केवल और केवल इंडियंस को ही अवेलेबल है, फॉरनर्स को अवेलेबल नहीं है। अब ऐसा क्यों है? मान लो कोई फॉरनर बंदा आ जाए और वो आके हमारे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करे काफ़ी ज़्यादा, हमारे गवर्नमेंट की कुछ इंसल्ट करे, तो वो सही नहीं होगा हमारे इंटीग्रिटी के लिए या सोवरेनिटी के लिए। ठीक है, अगर हम फॉरनर को मूवमेंट के अलाउ कर दे तो क्या पता सेंसिटिव एरिया में चला जाए, जहाँ पे जाना ठीक नहीं होगा हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, प्रोफेशन में भी गवर्नमेंट कुछ जो ऐसे IAS IPS और जो ऑल इंडियन सर्विस है IAS की, वो केवल इंडियन सिटीजन के लिए रिजर्व्ड है। इसमें फॉरन नहीं आ सकता, फॉरन आएंगे तो हमारा क्या भला करेंगे, उनके तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, जैसे अंग्रेजों ने हमें लूट लिया, इसलिए ये केवल इंडियंस को ही अवेलेबल है राइट्स। उसके बाद आर्टिकल 29 हमने पढ़ा था आज, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये भी हमारे केवल इंडियंस के लिए ही है। जो आर्टिकल 30 था वो भी इंडियंस के लिए ही है। ठीक है, तो ये थे राइट्स जो इंडियन को अवेलेबल है केवल। तो यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर खत्म होता है आज से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया टॉपिक ले जाएंगे इंडियन पॉलिटी का। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, मैं उन पर वीडियोज़ डाल रहा हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।